We're currently in the Maharashtra Pavilion and I've got with me the Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis, जिन्होंने यहाँ पे साइनिंग की छड़ी लगाई। जब भी मैं आता हूँ आप किसी के साथ हाथ मिला रहे होते हो, कोई ना कोई एमओयू साइन हो रहे। जब से आप डावास आए अब तक कितनी एमओयू साइन किया आपने? मुझे अभी पूरा उसका आंकड़ा तो याद नहीं है, पर ऑलमोस्ट 85 एमओयूज हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं और बहुत डाइवर्स फील्ड में किए हुए हैं और कुछ बहुत सुंदर स्ट्रैटेजिक एमओयूज हमने किए हैं जिसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल हमारा ये सारा टूर रहा है। मुझे लग रहा है बहुत देर से अंदर ही इस कमरे के अंदर हो। आओ थोड़ा सा डावोस की हवा खा के आते हैं। मुंबई में भी आजकल थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के चक्कर में पोल्यूशन है, लेकिन आपके हिसाब से हाईलाइट क्या रही आपकी जो डावोस में आप आए हो, आपका ये डेलीगेशन लेके आए हो? व्हाट डू यू कंसीडर एज द बिगेस्ट हाईलाइट? हाँ, बताइए आपकी अब तक की डावोस की हाईलाइट आप किस चीज़ को मान रहे हो? देखिए, मैं 2-3 चीज़ों को हाईलाइट मान रहा हूँ। विशेष रूप से कल हम लोगों ने एक यहाँ पर तीसरी मुंबई की फर्स्ट स्मार्ट सिटी को हम लोगों ने लॉन्च किया है और इसमें रायगढ़ पेंट करके ये स्मार्ट सिटी होगी। और ये जो स्मार्ट सिटी है ये एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। आप समझ लीजिए कि पिछले कई सालों से मुंबई को जिस प्रकार से बीकेसी ने एक नई ऊंचाई दी है, अब ये समझ लीजिए कि एक नया बीकेसी तैयार हो रहा है। और ये जो रायगढ़ पेंट स्मार्ट सिटी है ये इस प्रकार से हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि न्यू एज इस प्रकार के बिजनेसेस आएंगे, वॉक टू वर्क वाले रहेंगे, न्यू एज मोबिलिटी इसमें होगी। और कल जब हमने लॉन्च किया तो जगह, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सारी चीज़ें हमने कर ली है। उसके बाद उसको लॉन्च किया है और ये पहला एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें पीपीपी में हमारा एक प्रकार से लैंड भी प्राइवेट पार्टी ला रही है। सो लैंड इज़ आल्सो कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट पार्टी और एमएमआरडीए इसमें पार्टनर है। और कल इसमें यूएसए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और यूएई ऐसे 5 देशों से 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, ये 5 देशों से। तो बिल्कुल ये एक नया शहर जो हमने तीसरी मुंबई का, उस तीसरी मुंबई का एक ये पहला शहर है। दूसरा, आपको याद होगा कि हमने पिछले डावोस में एक कॉन्सेप्ट फ्लोट किया था, इनोवेशन सिटी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जा रहे हैं, लेकिन 5 ट्रिलियन के बाद हम लोग इस स्पीड से आगे नहीं बढ़ना चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन, 10 से 20 ट्रिलियन जाना चाहते हैं और उसके लिए आज की जो हमारी बिजनेस की पद्धति है उससे हम नहीं जा पाएंगे। उसके लिए हमको इनोवेशन लगेगा। इनोवेशन इज़ अ की जो हमको लीप फ्रॉग करेगी। इसलिए हम लोगों ने तय किया था कि हम एक इनोवेशन सिटी तैयार करेंगे न्यू मुंबई के पास। और आज सारे इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने हमने उसको लॉन्च किया है और स्पेशली वी हैव पार्टनर्ड विद टाटा सन्स। और इसका जो पूरा ये जो इनोवेशन सिटी है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एन चंद्रा जो टाटा के प्रमुख है उन्होंने तैयार किया है। हम दुनिया की एक ऐसी इनोवेशन इकोसिस्टम यहाँ लाना चाहते हैं कि जो इकोसिस्टम एक प्रकार से प्लग एंड प्ले की दृष्टि से सारे टाइप के इनोवेशंस को ड्राइव करेगी। यानी एक प्रकार से दुनिया में किसी को लगे, किसी बिजनेस को, कि मुझे इनोवेशन में जाना है तो ही शुड कम हियर, इस प्रकार से। और आज ही उसमें डेटा सेंटर और बाकी अलाइड चीज़ों के लिए टाटा सन्स ने एक कमिटमेंट किया है, करीब $11 बिलियन। $11 बिलियन का कमिटमेंट आज उन्होंने घोषित किया है इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने। और आज हमने सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस को करीब आज अलग अलग देशों के करीब 400 लोग थे, 400 से 500 लोग, उनके सामने हमने इसको आज लॉन्च किया है। पर आपने देखा होगा कि जो ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ हो गया है कि कई सारे एमओयूज की संख्या और डील की वैल्यू को बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे लोग जिनके साथ आप मुंबई में अपने ऑफिस में ही साइन कर सकते थे एमओयू, उनको आप यहाँ पे ले गए। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए, मुझे बहुत खुशी है, आपने पिछले साल भी मुझे सवाल पूछा था और मैंने पिछले साल भी इसका जवाब दिया था। उनको ये सारी चीज़ें कई बार समझ में नहीं आती कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे चलता है और किस प्रकार से हम लोग डील करते हैं।
आज दुनिया में कैपिटल का जो फ्लो है ये एफडीआई के रूप में आता है, और अब भारत ऐसा देश है कि जहाँ पर हमारा कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक प्रकार से बिग करने के लिए अलग अलग जो फंड्स है, अलग अलग जो देश का सबसे बड़ा हाइपर स्केलर ये वो पलावा सिटी में ला रहे हैं, और ये हाइपर स्केलर लोढ़ा का नहीं है। इसमें कौन इन्वेस्ट कर रहा है? इसमें माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें एनटीटी डेटा इन्वेस्ट कर रहा है। करीब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 80% एफडीआई आ रहा है। इसलिए ये जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, आपको पता है आप तो हमेशा डावोस आते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इनके बोर्ड मीटिंग्स डावोस से लगकर करते हैं, और ये लोग ये सारे यहाँ होते हैं। तो नेचुरली जो इंडियन पार्टनर्स होते हैं उनको ये लगता है कि डावोस में अगर हम ये इस प्रकार से एमओयूज करें तो इनका प्रेजेंस होता है, ये लोग वहाँ आ सकते हैं। इसलिए डावोस में इस प्रकार के जो एमओयूज है वो होते हैं। और आप देखिए सारे एमओयूज ऑल ये एफडीआई लाने वाले हैं, सारे एफडीआई वाले हैं। आपने हाइपर स्केलर्स और डेटा सेंटर्स की बात की। आजकल जो मुंबई का रीजन है उसका कंपटीशन स्टार्ट हो गया है आंध्र प्रदेश और चंद्रबाबू नायडू से। वो तो रेस में ही नहीं थे, ना 3 में ना 13 में, वो आगे रेस में और गूगल की बाजी लेके चले गए वहाँ पे। देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में डेटा सेंटर की इकोसिस्टम को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आने वाला जो समय है ये एक प्रकार से डेटा, एआई और सेमीकॉन, ये 3 चीज़ें डिटरमिन करने वाली है। और इसमें देश का कोई भी राज्य अगर कैपेबिलिटी तैयार करे तो हमने खुश होना चाहिए। चंद्रबाबू तो हमारे ही है, लेकिन अगर कोई समझ लीजिए कांग्रेस शासित राज्य भी है, अगर वो भी अगर ऐसी कैपेबिलिटी तैयार करता है तो हमको खुश होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको वापस ये बताना चाहता हूँ कि फॉर्चुनेटली हम लोगों ने जो डेटा सेंटर पॉलिसी तैयार की है, उस पॉलिसी को रिस्पॉन्ड करते हुए इतने बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर का निवेश ये महाराष्ट्र में आया है। नाउ महाराष्ट्र इज डेटा सेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी हम लोग डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी तैयार हुई है या हो रही है उसके 60% अकेला महाराष्ट्र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए हम ये जो सारा आइडिया ड्राइव करना चाहते हैं उसको ड्राइव करने के लिए ही इस प्रकार से हम लोग अलायंसेस कर रहे हैं। पर मैं कुछ थोड़ा सा आपस में बुड़बुड़ सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि कुछ स्टेट जैसे आंध्र है बहुत अनफेयर एडवांटेजेस दे रहे हैं, जैसे गूगल को आकर्षित करने के लिए लैंड कम रेट पे, पावर कम रेट पे। आपको लगता है कि ये भी देखना चाहिए कि इसका आप ले तो आओगे प्रोजेक्ट, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म पब्लिक फाइनेंस पे क्या है? देखिए आखिर चंद्रबाबू नायडू एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो बिजनेस समझते हैं। साइबराबाद जैसा एक बहुत ही बड़ा उन्होंने एक इकोसिस्टम खड़ा किया है, तो कुछ सोच विचार करके ही उन्होंने उसको किया होगा। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है तो हम लोग जो भी इंसेंटिव स्ट्रक्चर रखते हैं उसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हम लोग उसको पूरा कर पाए, क्योंकि मैं ये मानने वालों में से हूँ कि आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में कैपिटल महत्व का नहीं है, ट्रस्ट महत्व का है। इफ अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी है तो कैपिटल फ्लो होता है, और क्रेडिबिलिटी किस चीज़ से आएगी? आप जो कहते हो वो अगर आप डिलीवर करोगे तो क्रेडिबिलिटी आएगी। क्रेडिबिलिटी आपने जो प्रॉमिस किया है वो अगर आपने दिया तो क्रेडिबिलिटी आएगी। तो हम लोगों ने हमारा सारा स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है वो हमारे बैलेंस शीट को देखते हुए, आगे में हमारे फाइनेंसेस किस प्रकार से आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए हमने किया है। अच्छा ये बताएं कि चूंकि आपकी अब बीएमसी में और महाराष्ट्र के ज़्यादातर जो निकाय इलेक्शंस थे उनमें जीत हुई, आपको लगता है कि जो प्रॉमिस था आपका ट्रिपल इंजन का उसका मिलेगा, और जो रिजल्ट्स आए वो आपकी उम्मीद से कैसे रहे? क्योंकि जिस तरह का असेंबली इलेक्शन में एकदम वाइप आउट था, इस बार आप जीते हो लेकिन मेजोरिटी से कुछ वार्ड्स आप ज़्यादा, ऐसे एकदम जो एक तरफ से आंधी आई और ख़त्म कर दिया, वैसा वाला हिसाब नहीं रहा। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि आप अगर महाराष्ट्र में देखें तो कुल 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए, और इस 29 महानगर पालिकाओं में 2800 सीटें थी। 2800 में से 1400 सीटें तो अकेले बीजेपी को मिली है, हमारे साथियों को अलग। तो एक प्रकार से हमने इसको पूरी तरीके से स्वीप किया है। जहाँ तक मुंबई का सवाल है तो लोग तो कहते थे कि चाहे कुछ हो जाए, 2 भाई साथ में आ गए, मुंबई में तो कुछ हो ही नहीं सकता।
लेकिन हमने मुंबई को जीता। और बीजेपी का तो मुंबई में स्ट्राइक रेट आप देखिए, हमारा स्ट्राइक रेट 70% है। 135 सीटें लड़कर 89 सीटें लाना इज अनप्रेसिडेंटेड इन मुंबई। इतनी सीटें तो जब शिवसेना साथ में थी तब भी उद्धव जी को नहीं मिली, तीनों चुनाव में नहीं मिली। तो एक प्रकार से वो सारे रिकॉर्ड हमने तोड़े हैं। तो अब जो मेयर का चयन है और इसके बाद जो अब हमारे पावर प्ले इवेंट में आए थे जो सारे प्रोमिसेस थे, उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है? नहीं, वो तो तुरंत हो ही गया है। समझ लीजिए अभी आज एक बहुत और महत्वपूर्ण हमने स्ट्रेटेजिक अलायंस टाटा सन्स के साथ किया है, और वो है मुंबई में सर्कुलर इकोनॉमी का। देखिए, मुंबई की एयर क्वालिटी, मुंबई की वाटर क्वालिटी, मुंबई में सॉलिड वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना, मुंबई में डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना, इसके लिए एक बहुत ओवर आर्चिंग इस प्रकार का हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। और अकेले टाटा उसमें नहीं रहेंगे, वो फ्रेमवर्क तैयार वो कर रहे हैं, और उस फ्रेमवर्क में जितने प्लेयर्स हैं उनको लाकर 100% मुंबई को एक सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल बनाना, ये आज हमने अनाउंस कर दिया है। वी हैव ऑलरेडी अनाउंस, वी वर वर्किंग ऑन इट। तो मुझे लगता है कि प्रॉमिसेस को डिलीवर करना हमने शुरू कर दिया है, और हम निश्चित रूप से उस पर करेंगे। तो डावोस में आप कहीं प्रोमेनाड में घूमे फिरे, कुछ आपने साइट्स एंड साउंड्स भी देखे, या आपने एमओयू या आप साइन कर रहे थे पूरे? देखिए, सच बात तो यह है कि यहाँ इतना ज़्यादा काम होता है। अभी आपने देखा होगा, कल भी मैंने 7 बजे का इवेंट कांग्रेस में अटेंड किया, आज भी 7:30 बजे का इवेंट मैंने अटेंड किया। तो सुबह 7:30 से लेकर तो रात को 9 साढ़े 9 बजे तक इवेंट्स भी चलते हैं। इंडिया में तो 7:30 किसी को सुबह नाश्ता मीटिंग पे बुलाओ, कोई आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ सब आते हैं और समय पर पहुँचना पड़ता है। और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, गाड़ी छोड़कर पैदल जाना पड़ता है क्योंकि छोटा शहर है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। देखिए, इतना सीखने को मिलता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मैं एक पैनल डिस्कशन में था जिसमें करीब 9 देशों के मिनिस्टर्स थे जो एआई को देख रहे ऐसे मिनिस्टर्स थे। आई वॉज द ओनली चीफ मिनिस्टर, बाकी सारे फेडरल मिनिस्टर्स थे, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो वहाँ पर यूएई ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रखा कि हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट ये जो हमने डीपीआई तैयार किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें अब नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा तय किया है कि हमारा टारगेट ये रहेगा ज़ीरो ब्यूरोक्रेसी। तो हम लोग अभी ज़ीरो ब्यूरोक्रेसी को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो मेरे ये ध्यान में आया कि इट इज़ अ वेरी गुड थिंग विच वी शुड अडॉप्ट। या हम लोग ये विचार कर रहे थे कि हाउ टू मेक एआई रिस्पॉन्सिबल। तो उसमें जर्मनी के एआई मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो एल्गोरिदम्स है उसी को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बेडेड करेंगे, यानी जो हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, ये अगर उसको हमने एम्बेड किया तो अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जिस प्रकार से सीखता है उसी प्रकार से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो उस प्रकार के प्रॉम्प्ट्स उसमें हम लोग तैयार करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ अपने लिए बहुत सीखने लायक है। आप भी काफ़ी कुछ सीख के जा रहे हैं, मतलब ऐसे अगर आप जो बोल रहे हो आपने कर दिया तो आपकी भी इमेज एकदम वो एक डावोस मैन वाली बन जाएगी कुछ टाइम। देखिए, करने की कोशिश तो हम बिल्कुल करने वाले हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि डावोस आना इसलिए है कि डावोस 2 चीज़ें होती है। एक, इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड इफ़ यू हैव टू रिमेन रिलेवेंट यू हैव टू बी इन डावोस। दूसरा, मैं जैसे हमने यहाँ एमओयूज़ के मैंने आपको बताया, इसमें 10 से 12 हमारे एमओयूज़ स्ट्रैटेजिक एमओयूज़ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी नीदरलैंड्स, ये जियोलॉजी में इट इज़ द एस इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब हमने उसके साथ स्ट्रैटेजिक एमओयू किया है। मुंबई में हम लोग जो टनलिंग का एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसमें उनकी हमको मदद मिलेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले के साथ हमने किया है, MIT लैब के साथ हमने किया है। अभी देखिए, मेडटेक एक ऐसा क्षेत्र है कि जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति के लिए जो एक आरोग्य ले जाना चाहते हैं, उस मेडटेक का बहुत महत्व होगा। और आज MIT जैसे संस्थाओं ने मेडटेक में इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है कि उनके जो इनक्यूबेटर्स है वहाँ से मेडटेक के मैक्सिमम यूनिकॉर्न्स वहाँ से खड़े हुए हैं। तो हमने उनको उसी प्रकार की लैब या उसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ MOU किया है। तो हम लोग केवल उनका निवेश नहीं लाना चाहते, हम लोग उनके माध्यम से यहाँ पर मेडटेक में निवेशक तैयार करना चाहते हैं। हम लोग यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स तैयार करना चाहते हैं। तो ऐसे करीब 10 से 12 स्ट्रैटेजिक MOUs हमने किए हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी
ये दोनों हमारे साथ ले आएंगे। फडणवीस साहब, हम वापस आ गए हैं आपके जहाँ पे आपके एमओयूज चल रहे थे। मुझे लग रहा है आपका अगला एमओयू इंतजार कर रहा है। आपने हमें वक्त दिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।